गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले डोमेन को स्टार्ट करना है और इसी डोमेन के अंदर हमने देखना है कि किस प्रकार से कमीशन ने सिलेबस को प्रपोज किया है और हम लोगों ने कितना पार्ट इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कवर कर लिया है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं। इसी का अगर हम एक्सटेंशन देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर तो इसको इंडियन ज्योग्राफी में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है उसको भी देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जैसे जो कमीशन कहता है उसने सिलेबस दिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो रिसोर्सेज इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब होता है बेसिकली हम रिसोर्सेज की बात करेंगे और रिसोर्सेज से ड्रिवन जनरली आपको पता है कि इंडस्ट्रीज हमेशा रिसोर्स ड्रिवन होती हैं। तो ये दोनों टॉपिक हैंड बाय हैंड ही चलते हैं, रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। तो इसी के तहत हम देखते हैं कि कमीशन ने बोला वाटर एज अ रिसोर्स की बात करी और फिर उसी के ही एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं। तो वाटर एज अ रिसोर्स उसके क्या किस प्रकार से एनवायरमेंट में क्या वाटर एज अ रिसोर्स किस प्रकार से क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली डिग्रेड हो रहा है या डिप्लीट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसके क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स हमारे सामने हैं। सिमिलरली इन्होंने बोला है एनर्जी रिसोर्स को मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स को आगे इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मिनरल रिसोर्स का मतलब था इनका केवल आयरन ओर से और एनर्जी के अंदर इनका मतलब है कोल एंड पेट्रोलियम से। तो इन्होंने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के दायरे को सीमित कर दिया है। यूपीएससी में ये दायरा इनफाइनाइट है कि कितने भी प्रकार के मिनरल्स हो सकते हैं और बहुत सारे प्रकार की एनर्जीज हो सकती हैं। यहां पे इन्होंने क्लियर किया कि कोल एंड पेट्रोलियम एनर्जी है और मिनरल में आयरन ओर है। फिर भी फॉर टू बी एट सेफर साइड मैं एनर्जी के दायरे को बढ़ा रहा हूं और इसमें न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनर्जी है जिस प्रकार से नेचुरल गैस इज द लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, नेचुरल गैस के अलग अलग वेरिएंट हैं और वो कहां पे पर्याप्त कहां पे पाए जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पैटर्न है, उन सारे एस्पेक्ट को भी हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे। इसके अलावा हम कवर करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी वाले एस्पेक्ट को। तो ये दोनों एस्पेक्ट हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा उठा या कुछ नए प्रकार के सवाल आ गए तो वो भी हमारे नोट्स से कवर्ड होने चाहिए। ऑलराइट, इसमें फिशरीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे साथ। फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स आज हमने करना है। तो रिसोर्सेज में क्या हो गया हमारे पास, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स हो गया। अगर यहां पे देखेंगे सॉइल टेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एंड क्लासिफिकेशन, ये ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम सॉइल क्लासिफिकेशन मार्बट एंड यूएस क्लासिफिकेशन कर चुके हैं और उसके डिग्रेडेशन के जो मुद्दे हैं और जो एनवायरमेंटल कंसर्न है सॉइल के, वो सारे पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ऑलराइट, तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमारा कवर्ड हो चुका है। अदरवाइज यहां पर भी हमारा फिशरीज वाला पार्ट भी ऑलरेडी कवर्ड है। तो अब हमने थोड़ा सा एरियाज है जिसको कवर करना है। लेटेस्ट फॉर्मेट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे भी नजर डालेंगे जो कमीशन ने पूछे। इसी का जो इंडिया के अंदर एक्सटेंशन है वो है कि यहां पे पूछा है मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, इनका स्टेटस, देयर यूज एंड कंजर्वेशन। थोड़ा सा ओपन एंडेड टर्म है, फिर भी हम इसको दायरे में कैसे डालेंगे। इन्होंने रिसोर्स अगेन यहाँ पे मिनरल के अंदर इन्होंने आयरन ओर को कोट किया है। पावर रिसोर्सेज में जैसा कि वर्ल्ड के अंदर इन्होंने कोल एंड पेट्रोलियम को किया है, इंडिया के अंदर इन्होंने हाइड्रो पावर को कवर किया है। हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी नेचुरल गैस जरूर कवर करेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी न्यूक्लियर एनर्जी को जरूर कवर करेंगे, क्योंकि इस तरह के नए क्वेश्चन आ सकते हैं ऑल्दो आए नहीं है। फिर इन्होंने इंडस्ट्रीज के अंदर पूछा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है एंड कॉटन टेक्सटाइल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। तो हम कॉटन टेक्सटाइल आयरन स्टील को चारों तरफ से कवर करेंगे। हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन के रीजंस को भी जानेंगे, व्हाई दे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो इनके लोकेशनल फैक्टर को जानेंगे। इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज के साथ किस प्रकार के मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट ने क्या नई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करी है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको भी डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एक सवाल है, एक टॉपिक है यहाँ इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर सवाल आया है, तो इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मिनरल, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज वाला जो टॉपिक है वो इसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही एक्सटेंशन है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह अब जैसे जब से ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू हुआ तो हमारी अप्रोच क्या है कि वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसे पॉपुलेशन के अंदर हमने देखा, सिमिलरली अब हम रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज के अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट जब हम सेटलमेंट करेंगे वर्ल्ड सेटलमेंट को, उसी का रेपरकशन देखेंगे इंडिया के अंदर क्या पड़ता है। ऑलराइट, तो इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी को भी कोरिलेट करते हुए ही चलेंगे हम लोग। चलिए जी, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमने आयरन ओर के बारे में पढ़ना है, कोल के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है।
आपके नोट्स के साथ ही एक्स्ट्रा नोट्स दिए हुए जिसमें इनके कंजर्वेशन को लेके है कि ये डिप्लीट हो रहे हैं और एनवायरमेंटल क्या समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके नोट थोड़े से अलग दिए हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर अब डिफरेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ वाटर आल्सो, वाटर एज अ रिसोर्स, इट्स अवेलेबिलिटी, इट्स एनवायरमेंटल कंसर्न और उसके डिप्लीशन को लेके क्या मुद्दे हैं। सिमिलरली फॉरेस्ट के अंदर सेम कि फॉरेस्ट किस प्रकार के हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड में, क्या इनका एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। ट्रिपल ई की हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे। क्लियर, तो ये सारे रिसोर्सेज के साथ ट्रू है। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डोमेन से, देखो इसमें एक चीज देखो, सॉइल मैं इस वाले में नहीं करा रहा क्योंकि जियोमॉर्फ में कर लिया, फिशरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं पुट इन किए हुए। अदरवाइज इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हर साल एक सवाल जरूर आए, चाहे वो सॉइल से आएगा, फिशरी से आएगा, फॉरेस्ट से आएगा, या आपका आयरन ओर से आएगा, या कोल से आएगा, या वाटर से आएगा। तो इन सब पे ऑलमोस्ट हर साल सवाल आ चुके हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सवाल है आयरन ओर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो एक ये टॉपिक है जो इसके अंदर हम कवर करेंगे। इवेल्युएट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज अ रिसोर्स, तो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड कंजर्वेशन की बात इन्होंने कर ही ली है। डिस्कस हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज लीड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो इसमें माइनिंग हम चाहे वो कोल की है, चाहे वो आयरन ओर की है, चाहे फिर हम बोलेंगे ड्रिलिंग ऑफ द पेट्रोलियम है, उसको भी इसी के अंदर डाल देंगे। लास्ट ये बोलता है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी आर इंट्रिकेटली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट बाय कोटिंग एग्जांपल, कि कैसे टेक्नोलॉजी और एनर्जी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाती है। कि इफ यू हैव द टेक्नोलॉजी यू कैन रीडिफाइन द सोर्सेज, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूएसए हैज विथड्रॉन इट्स इंपोर्ट from the Gulf nations, क्योंकि USA has could able to identify shale as a resource, और USA has learned the technology of hydraulic fracturing, जिसके अंदर शेल गैस निकाली जाती है। तो यूएसए अब अपनी शेल गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए तेल खरीदने वो गल्फ नेशन में नहीं जाता, नेचुरल गैस खरीदने और नेशन के पास में नहीं जाता है। तो मींस इफ यू हैव द राइट टेक्नोलॉजी यू कैन रीडिफाइन द रिसोर्सेज, इसलिए बोला टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी आर इंट्रिकेटली लिंक्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, इफ यू हैव द टेक्नोलॉजी आप एनर्जी को, नई प्रकार की एनर्जी को ढूंढ ही लेंगे, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस बात को। क्लियर है, तो इसके ऊपर जो है अपने आप में एक नया सवाल है, नई तरह का सवाल है। चलिए जी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उससे बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल आए हैं। जब हम इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया के एस्पेक्ट में, तो हम देखेंगे कि सवाल कितने ज्यादा आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर साल एक सवाल आया है, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूछा गया है, जो कि आपके GS3 का पार्ट है, और मैंने काफी ज्यादा डिटेल में नोट्स भी दिए हैं GS3 के अंदर और पढ़ाया भी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑलरेडी कवर्ड है आपका। इंडस्ट्रियल रीजन्स, ये लोग हम लोग कवर करेंगे। एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, तो इंडिया के साथ ओपन पिट माइनिंग के इशू है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये एक समस्या है जो कोल के साथ रिलेट करती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसके बाद हमने बताना है कि डिटेल अकाउंट ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसमें हिमाचल के साथ लिंक कर दिया गया है। ऑलराइट, अब देखिए इन्होंने यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की बात करी क्योंकि फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स है, नेशनल ग्रिड एनर्जी के साथ बात करिए, लेकिन एनर्जी के जो है फॉरवर्ड वाले लिंक के ऊपर बात करिए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करी है, प्रोडक्शन के ऊपर बात नहीं करी। इसका मतलब है कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो है अपग्रेडेड पॉलिसीज इसमें पढ़ रहे हो। क्लियर, हाउ कैन इंडस्ट्रियल रीजन, अगेन इंडस्ट्रियल रीजन के ऊपर क्वेश्चन है क्योंकि इंडस्ट्रियल रीजन काफी पॉपुलर टॉपिक रहता है। देखिए फिर से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज अगेन द इंडस्ट्रियल रीजन, ये घुमा फिरा के सवाल हर बार आया है। हाइड्रो पावर इन्होंने पहले ही एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है और क्वेश्चन में भी है, तो मींस सिलेबस से वर्बेटिमली उठा के सवाल ड्राफ्ट किए गए हैं। क्लियर, तो हम इंडियन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, लिमिटेड दायरा है, कवर करना भी आसान है। हाँ, आंसर को नए कंटेंट के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ, करंट अफेयर के साथ आप लोगों ने, मैंने जैसे पहले भी बोला है, इकोनॉमिक जो ह्यूमन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है उसमें अच्छे मार्क्स गेन होंगे अगर आप ज्यादा करंट अफेयर रिलेट करेंगे, ज्यादा डेटा डालेंगे। तो जो मैं दे रहा हूं वो तो सारे बच्चों को दे रहा हूं, उससे ऊपर आपने उसके साथ क्या डिफरेंट किया है ताकि उन सबके अंदर भी आपकी रैंक आए। तो आपने देखना है इंट्रा ऑप्शनल जो है कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल इज अ वेरी वेरी पॉपुलर ऑप्शनल, तो इसमें ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन बहुत हाई होता है। क्लियर, चलिए जी, सबसे पहला रिसोर्स हम पढ़ते हैं आयरन ओर एज अ रिसोर्स।
आपको पता है कि दुनिया में ऑलमोस्ट सारे ही बड़े नेशंस में जो डेवलप नेशंस हैं उन सब के अंदर कॉमन फैक्टर है आयरन ओर। आयरन ओर बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे लेट सपोज कोई इंडस्ट्री है जो कैपिटल गुड्स बना रही है। कैपिटल गुड्स कौन सा है? एक ऐसी मशीन जिससे मैं इन फ्यूचर कुछ क्रिएट करने वाला हूं, कैपिटल क्रिएट करने वाला। लेट सपोज मेरे समक्ष ये टीवी रखा है, मेरे समक्ष ये कैमरा है, ये एलसीडी है, मेरा ये टैबलेट है, मेरा ये माइक है, ये सब कुछ जो है एक गुड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। इनको बनाने के लिए जो मशीन होगी वो कैपिटल गुड होगी, वो एक मशीन होगी। उस मशीन को लोहे से बनाया होगा। अगर मेरे को कार बनानी है तो वो कार की मशीन लोहे से बनी है, मेरी कार लोहे से बनी है। मेरे को ट्रेन बनानी है तो ट्रेन का इंजन बनाने वाली मशीन लोहे की होगी, पटरी बनाने वाली मशीन लोहे की होगी। तो इस तरह से जो कैपिटल गुड्स हैं वो लोहे की मशीन की से बनते हैं। तो इन फ्यूचर आपको कुछ क्रिएट करना है, उससे पहले आपको मशीन क्रिएट करनी है। उस मशीन को क्रिएट करने के लिए यू नीड आयरन ओर, आयरन एंड स्टील। तो इसलिए आयरन एंड स्टील बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है टू क्रिएट अ बेसिक सेट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज इन द नेशन, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ अ नेशन। आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप ने, यूनाइटेड किंगडम ने मेडाइवल मॉडर्न अर्ली मॉडर्न टाइम्स के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आई, क्योंकि उसके पास में कोल एंड आयरन ओर, दीज आर द टू रिसोर्सेज दे कुड एबल टू आइडेंटिफाई। तो आयरन ओर इज अ वेरी वेरी एसेंशियल रिसोर्स, क्योंकि इसी से ही आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट होती है। क्लियर? जिन नेशंस के पास आयरन ओर नहीं होता उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने कंट्री को प्रोग्रेस के पाथ में आगे ले जाना, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं रुक जाता है। इसलिए आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया है। हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे, और आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर 4 बड़े आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगी थी इंडिया के अंदर। राउरकेला है, बोकारो है, रानीगंज है। इन सारी जगहों पे आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया था। क्यों? क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री आर दी बेसिक इंडस्ट्रीज। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर के अंदर अगर टिस्को का प्लांट लगाया है तो वो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर देश की नींव रखी जा रही है इन द फॉर्मेट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन और बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास एलिमेंट हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट मेटल हो जाता है, ताकि आप कंट्री को आगे लेके जाएंगे। एट प्रेजेंट अगर हम आयरन स्टील की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, क्योंकि आयरन एंड स्टील आपको हर चीज में चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, रोड बनानी है, रेलवे बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, घर बनाने हैं, फैक्ट्री बनानी है, हर चीज में आपका आयरन एंड स्टील लगेगा। तो मींस चाइना, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए, इतना बड़ा इकोनॉमिक साइज है, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और इतना हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्योंकि पूरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का न्यूक्लियस बन गया है चाइना। तो वहां पे आयरन स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसका केवल 10% हम लोग प्रोड्यूस करते हैं चाइना का, एंड वी आर सेकंड। उसके अलावा मतलब सोचो कि कोई कंपटीशन ही नहीं चाइना का, कि चाइना इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 700 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ स्टील, इंडिया इज जस्ट प्रोड्यूसिंग 70, एंड इंडिया इज एट द सेकंड नंबर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि देयर इज नो मैच, एंड इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, घर बनता है, रोड बनता है, रेलवे बनता है, ब्रिजेस बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इंडिया की भी आयरन एंड स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा है। किस्मत हमारी अच्छी है कि वी आर हैविंग आयरन ओर एट आवर होम्स। इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हमारे पास पर्याप्त लोहा है जिसने हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पे आगे ले गया। अदरवाइज याद करो, जो जो नेशन डीकोलोनाइज हुए थे सन 1950 के पास में, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने में, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने में। हम ही हैं जो 1950 के आसपास आजादी लेने के बाद भी इतने प्रोग्रेसिव पाथ पे आगे गए हैं, हर नेशन नहीं जा पाया है। क्लियर? तो अगर आप देखोगे 2 ही नेशन डेवलप हुए थे उस डीकोलोनाइजेशन के बाद, इंडिया और चाइना। बाकी नेशंस उतने अच्छे अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अफ्रीका के अंदर देखेंगे, अफ्रीका के पिछड़ने के 2 बहुत बड़े कारण हैं। वो है लैक ऑफ आयरन ओर एंड कोल, जो कि बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट करते हैं। कोल है तो आपकी बिजली बनेगी, बिजली बनेगी तो वो बिजली से घर भी जलेंगे और फैक्ट्रियां भी चलेंगी। अगर बिजली ही नहीं बनेगी तो आपकी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कैसे करोगे आप एनर्जी के लिए? एनर्जी होगी तो इंडस्ट्रीज काम करेंगी, बिजली होगी तो इंडस्ट्री चल पाएंगे, बिजली होगी तो लोग आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे। तो एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखोगे आज की डेट में एनर्जी कंजर्वेशन
एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। एनर्जी चाहे कन्वेंशनल हो नॉन कन्वेंशनल हो, हर तरह की एनर्जी को टैप करने का एक प्रयास है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। क्लियर? तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन एनी इकोनॉमी। अब इसी के अंदर देखते हैं कि वर्ल्ड की प्रोडक्शन को देखेंगे तो मैंने कुछ एक नेशंस आपको बताए थे, जब मैंने आपको जीएस के अंदर कॉन्टिनेंट्स बताए हैं, रिसोर्सेज बताए हैं, तो कुछ नेशंस है जो रिसोर्सेज में अबंडेंट हैं। वो कुछ नेशंस कौन से हैं? यूएसए के पास बहुत अच्छे रिसोर्स है, कनाडा के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, रशिया के इज having a very good base of resources, Australia is having very good base of resources, China is having a very good base of resources, India के पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, इसलिए इनको देखोगे यही सारे नेशंस आज के डेट में डेवलप्ड नेशंस का दावा करते हैं। साउथ अफ्रीका इज हैविंग वेरी गुड रिसोर्सेज, इफ यू विल सी, ब्राजील इज हैविंग वेरी गुड रिसोर्सेज, इफ यू विल ऑब्जर्व विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी कि हमने जब जीएस के अंदर भी कॉन्टिनेंट किया तो ब्राजील के पास बहुत सारे रिसोर्सेज निकल कर आ रहे हैं। तो these are the nations having abundance of various kind of resources. Alright, चलिए जी, अगर प्रोडक्शन में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील जो है ये लीड करते हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 2/3 आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन, आयरन ओर का ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कर देते हैं आयरन ओर को, क्योंकि दे आर हैविंग अबंडेंट ऑफ आयरन ओर, तो ये एक्सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, ब्राजील एक्सपोर्ट करता है। चाइना है, चाइना का आयरन ओर चाइना के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। इंडिया है, इंडिया के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। रशिया भी एक्सपोर्ट करता है, साउथ अफ्रीका भी एक्सपोर्ट करता है। तो दीज आर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। जब मैंने जीएस पढ़ाया था तो मैंने बताया था बस्तार से जो आयरन ओर निकलता है, अमरकंटक प्लेट्यू के पास में बस्तार प्लेट्यू है, जो कि छत्तीसगढ़ का एक रीजन है। वहां से एक पाइपलाइन बनाई गई है जिसमें स्लरी की फॉर्मेट में, कीचड़ की फॉर्मेट में आयरन ओर को उस पाइपलाइन के थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट तक भेजा जाता है और यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स आप देखोगे तो एक विशाखापट्टनम आपके समक्ष आएगा, एक उड़ीसा का पाराद्वीप जो कि मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है, पाराद्वीप पोर्ट से भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। जापान जो कि वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, साउथ कोरिया, यहां पर भी इतनी ज्यादा हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, इन लोगों को भी आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनके पास लोहा आयरन ओर नहीं है। तो दे इंपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम इंडिया, दे इंपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हमारे वेस्टर्न पार्ट में देखा जाए तो कर्नाटका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन अमंग द स्टेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे एक पोर्ट है मैंगलोर पोर्ट, यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हमारे पास 3 ऐसे मेजर पोर्ट हैं जो आयरन ओर को मेजर चंक में एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला जो आयरन ओर है वेस्टर्न पार्ट में, ये गल्फ नेशन के अंदर जाता है, यूरोप के अंदर यहीं से ही आयरन ओर हमारा जाता है, क्योंकि यूरोपियन नेशन भी बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल रीजन नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिसोर्स दैट इज द कोल। कोल एज अ रिसोर्स को हम देखें तो मैंने बताया था कोल बनने के पीछे आपने ज्योग्राफी अब पढ़ ली है, तो रिफ्टिंग हैज टू बी देयर, क्योंकि जब जब रिफ्टिंग होगी तब तक यू विल सी सब्सिडेंस होगी। सब्सिडेंस होगी तो फॉरेस्ट जो है वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस को मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहिए हमें बहुत सारा टाइम। तो वर्ल्ड में कोल की क्वालिटी विल डिपेंड अपॉन द कंटेंट, कार्बन कंटेंट। तो जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना उसके अंदर मॉइस्चर कम है, या अदर जो एलिमेंट्स या मेटल्स हैं या अलग अलग उसी के अंदर केमिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे, जैसे सल्फर कम हो जाएगा, एशेस कम हो जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना पुराना कोयला होगा उसके अंदर से मॉइस्चर ड्राई अप हो जाएगा और वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन रह जाएगा। इस बेसिस पे आपको पता है कोल को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इसमें से एंथ्रासाइट है जिसको कोकिंग कोल भी बोलते हैं, कोकिंग कोल। दूसरा है बिटुमिनस, जो यही 2 सबसे ज्यादा काम के हैं। बिटुमिनस इज यूज फॉर थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, पावर प्लांट्स में यूज होता है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हिंदुस्तान के पास जो मैक्सिमम कोयला है वो बिटुमिनस वेरिएंट का है, जिसको बोला जाता है गोंडवाना कोल। गोंडवाना इज द टाइम फ्रेम। अब आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, आपको ये चीजें तेजी से पढ़ाया जा सकता है। तो गोंडवाना इज अ टाइम फ्रेम। गोंडवाना वो काल है जब गोंडवाना लैंड बना था, अंगारा लैंड बना था, पैंजिया हैज स्टार्टेड स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट। तो उस टाइम का जो रिफ्टिंग हुई थी, जो टैथिस सी में जमीन धंस गई थी,
उस टाइम पे जो कोल फॉर्मेशन हुई दैट इज द गोंडवाना कोल। तो गोंडवाना कोल उतना पुराना कोल नहीं है, इसलिए बिटुमिनस टाइप का है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट कम है रिलेटिवली एंथ्रासाइट के। जो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है वो एंथ्रासाइट में होता है, 90 से 95% कार्बन कंटेंट है। ये कार्बन कंटेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ये वाला कोल यूज होता है। एक मैंने आपको सवाल पहले भी बताया था, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, येट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल, क्योंकि हमारे पास जो कोल है वो बिटुमिनस वेरिएंट का है। और मैंने अभी आपको बताया हमारे पास वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। इन इंडस्ट्रीज में हमें रिडक्शन रिएक्शन के लिए वी नीड कोल, तो दैट कोल हैज बीन नेम्ड एज कोकिंग कोल। हमें इंपोर्ट करके लाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ये कोकिंग कोल नहीं है। थोड़ा सा एंथ्रासाइट जो हमारा मिलता है वो JNK के अंदर मिलता है। ऑलराइट, अदरवाइज वी डू नॉट हैव एंथ्रासाइट्स माइंस। हमारे पास जो माइंस हैं वो गोंडवाना कोल है, बिटुमिनस कोल है, जो कि एनटीपीसी थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इस कोयलों को निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले CIL के लिए थी, कोल इंडिया लिमिटेड की थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि केवल PSUs की मोनोपोली ना रहे, क्योंकि उससे प्रोडक्शन लिमिट होती है। मान लो इकोनॉमी के अंदर बिजली की डिमांड है और मेरे को हर साल 100 किलो कोयला निकालना है, बट आई कुड, बिकॉज ऑफ CIL इज द ओनली एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द कोल एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ CIL इज जस्ट 50 kg पर एनम। तो मींस मेरी एनर्जी की डिमांड इस नेशन में कभी नहीं पूरी होगी, मेरे घर में हमेशा अंधेरा रहेगा, मेरी इंडस्ट्रीज को कभी भी लाइट नहीं मिलेगी, जिससे इन फ्यूचर GDP ऑफ द कंट्री विल डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज एंड इन्फ्लेशन विल कम। तो इन सबको ठीक करने का तरीका क्या है? मैं 2-4 कंपनियों से बोलूं कि अदर देन CIL यू ऑल्सो स्टार्ट माइनिंग द कोल, और गवर्नमेंट को भी पैसा दो और कोल को आगे बेचो ताकि एनर्जी बन पाए। तो मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मोनोपोली को खत्म कर रहे हैं। इसी को अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा तो LPG रिफॉर्म इसी तरह के रिफॉर्म्स का नाम है, जिसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। क्लियर? तो आज का दौर भी प्राइवेटाइजेशन का है। जैसे हम गवर्नेंस के मॉडल की बात करें तो हम गुड गवर्नेंस में बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने सुई से लेके हवाई जहाज नहीं बनाना है। गवर्नमेंट इज सपोज टू गिव गवर्नेंस। जो सुई बना रहा है उस पर नजर रखो कि वो ठीक से बनाए, जो हवाई जहाज बना रहा है उस पर नजर रखो, रेदर देन आप बोलो कि जस्ट टू एश्योर द क्वालिटी आई विल स्टार्ट मेकिंग द एरोप्लेन्स इन द इकोनॉमी। तो ये गवर्नमेंट हमने एरोप्लेन बनाने के लिए नहीं बनाई थी, गवर्नमेंट इसलिए बनाई थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हार्मनी रहे और सब कुछ गवर्नेंस, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से ऑर्डर में चलता रहे। So this was the prime objective of the government, and government has diverted itself from its prime objective and started manufacturing the things, तो जो कि appreciated नहीं है कंट्री के अंदर। क्लियर? तो कोल के लिए भी हम यही बोलते हैं कि कोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो शुरू की इकोनॉमीज होंगी उनके पास बिजली बनाने के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत महंगा होता है, 20 साल में बनेगा तब जाके थोड़ी सी बिजली पैदा करता है। ऑल्दो रिन्यूएबल है, बिजली की रिकरिंग कॉस्ट कम होती है, बिजली बनाने की इन फ्यूचर कॉस्ट नहीं आती, केवल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आती है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाने में 20-30 साल लग जाते हैं और प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं। सबमर्जेंस ऑफ लैंड इज इन्वॉल्व, एनवायरमेंटल इशू है, डिसलोकेशन के इशू हैं, इसी से नेक्सलिज्म के भी हिंदुस्तान में इशू आए। तो ये सारे इशू के अराउंड हमेशा डैम बनता है। लेकिन अगर थर्मल पावर प्लांट लगा लें तो ये बहुत सरल होता है लगाना, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कोयले को बस जलाना है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिटिसिज्म है कि इंडिया और चाइना को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप अपनी बिजली जो है कोयले से बना रहे हो और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हो, तो आप भी अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरह से कोयले से बनी हुई एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, अब कोयले के वर्ल्ड लेवल पे रिजर्व मैंने कंट्रीज आपको मोटा मोटा तौर पे सारी बता दी हैं। यही कंट्रीज हैं, इन्हीं के आसपास जो है रैंक्स घूमती रहती हैं। USA, कनाडा, ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया, दीज आर द नेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और आप पहले देखोगे एक टाइम था जब यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोल प्रोडक्शन होती थी। फ्रांस और जर्मनी के जो शेयरिंग वाला जो बाउंड्री एरियाज है, जो बॉर्डर एरियाज है, लॉरेन वाला जो रीजन है, वहां पर भी कोल की प्रोडक्शन बहुत हाई थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द यूरोपियन नेशंस, since the industrial revolution had started 200 years back, now they have exhausted their coal resources, or major of their mineral resources has been exploited now. बस अब डेवलपिंग नेशंस के पास ही ज्यादा रिसोर्सेज रह गए हैं, और जिन नेशंस के पास आज की डेट में रिसोर्सेज है, दीज नेशंस आर प्रोग्रेसिव नेशन। ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, वेल टू डू नेशन है।
क्लियर, क्योंकि सी दिस इज हाउ ज्योग्राफी इज को रिलेटेड विद योर इकोनॉमिक एस्पेक्ट। आप इकोनॉमिकली कितने प्रॉस्परस नेशन हो दैट विल आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मींस रिसोर्सेज बहुत हद तक इस चीज को डिटरमाइन करेंगे। तो वन ऑफ द फैक्टर इज योर ज्योग्राफी रिसोर्सेज। अदर फैक्टर इज अगर बहुत अच्छा एरेबल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, तो आप एग्रीकल्चर के डोमेन में बहुत आगे निकल जाओगे। अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है सिंगापुर की तरह, तो आप डेवलप नेशन हो जाओगे, क्योंकि आप दुनिया के हाईवेज के ऊपर बैठे हो। तो हाईवे के ऊपर हमेशा ही डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वहां से सी लेन्स ट्रांजेक्ट हो रही है। क्लियर है बात? चलिए जी, ये एक चार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि यूएसए, रशिया ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन दी वर्ल्ड है। चाइना इसमें से है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो दीज 5 आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन दी वर्ल्ड। क्लियर? अगर यूएसए में देखा जाए, जो अपलाचियन माउंटेन वाला रीजन है, यहां पे बेनिफिट क्या है, अपलाचियन माउंटेन में बहुत बढ़िया एक कोल आता है एंथ्रासाइट, वो प्रोड्यूस होता है। ग्रेट लेक रीजन में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे बिजली बनाई जाती है, और ग्रेट लेक रीजन इज द रीजन ऑफ आयरन ओर। यहाँ पे लोहा निकलता है और अपलाचियन के अंदर कोल निकलता है। इन दोनों के, जब इंडिया में हम लोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, इन दोनों के आसपास होने से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आयरन ओर की डिमांड, कोल की डिमांड, एंथ्रासाइट कोल की डिमांड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो इस तरह से दोनों इंडस्ट्रीज के साथ तालमेल बना रहता है, इजी रहती हैं चीजें। तो इन दोनों ही लोकेशन के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूएसए इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हैवीएस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आयरन स्टील की यूनिट्स यहीं पर ही सिचुएटेड हैं। देखिए, अगर कॉन्टिनेंट लेवल पे ग्राफ देखा जाए तो एशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, रशिया है, ये बड़े लार्ज प्रोड्यूसर हैं। इस तरफ देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट है जो इतना ज्यादा कोल प्रोड्यूस कर रहा है। जर्मनी इज प्रोड्यूसिंग कोल, अदरवाइज और सारे यूरोपियन नेशंस का कोल एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% ऑफ द वर्ल्ड कोल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। क्लियर है बात? देखिए, अगर चाइना के अंदर देखा जाए तो चाइना के ये वाला सारा पार्ट चाइना का है कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे पॉपुलेशन भी रिजाइड नहीं करती, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कोल्ड डेजर्ट है। यहीं पे गोबी डेजर्ट है और मल्टीपल मिडल लैटिट्यूड डेजर्ट है इनके। और इन सारे एरिया के अंदर जहाँ पे बड़े बड़े सिटीज हैं जो ग्रीन से लोकेटेड हैं, यहीं पे ही बड़े शहर इनके सिचुएटेड हैं जहाँ पे रिसोर्सेज है और ह्यूमन पॉपुलेशन रिजाइड करती है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द वेरी थर्ड रिसोर्स, दैट इज द पेट्रोलियम रिसोर्स। पेट्रोलियम रिसोर्स आपको पता है कि पेट्रोलियम बनने की विधि में पहले भी बता चुका हूं कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनता है हमेशा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पीछे रीजन क्या है कि पेट्रोलियम को बनने में मरीन ऑर्गेनिज्म लगेंगे। तो मरीन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में देखा, कॉन्टिनेंट बॉटम के बारे में देखा, तो मैक्सिमम अगर कहीं पर मरीन ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी होती है, उनका थ्राइविंग इकोसिस्टम होता है, लाइफ होती है, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो पेट्रोलियम कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही बनता है। अगर दुनिया में कहीं पर भी पेट्रोलियम मिल रहा है तो ऑफशोर ड्रिलिंग जिसको कह रहे हैं, जैसे बॉम्बे हाई है, ब्राजील है, हमारा पर्शियन गल्फ है, इन सारे रीजन में अगर पेट्रोलियम मिल रहा है दैट इज बिकॉज दी रीजन आर हैविंग दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन कई बार इनलैंड एरियाज में पेट्रोलियम निकलता है, जैसे आसाम है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है, या सऊदी अरेबिया है, दुबई है, इनके अंदर अगर पेट्रोलियम निकल रहा है, या टेक्सास वाला रीजन यूएसए का है, यहाँ पे पेट्रोलियम निकल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कभी ट्रांसग्रेशन ऑफ सी रहा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और ये सारी जगहें जमीन जो है पानी के अंदर रही और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरह बिहेव करती रही, जिसकी वजह से यहाँ पे आज कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि पेट्रोलियम डायरेक्टली एनर्जी रिसोर्स है, इसी से व्हीकल चल रहे हैं, पेट्रोलियम से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वेसलीन बनता है, केरोसिन बनता है, ग्रीसेस बनते हैं, ऑयल्स बनते हैं, लुब्रिकेंट्स बनते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। तो इंडिया के लिए अगर आप इंडिया का नेट इंपोर्ट देखोगे तो इंडिया का मैक्सिमम इंपोर्ट इज ऑफ पेट्रोलियम, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो जो अगर इंडिया का लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट होता है वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम पेट्रोलियम हमारे पास नहीं है, हम कच्चा तेल खरीद के लाते हैं, आईओसी है, HPCL है, BPL है, ये लोग कच्चा तेल खरीद के लेकर आते हैं, इसको रिफाइन करते हैं और फिर इससे मल्टीपल प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं। कुछ पेट्रोल अपने पास रखते हैं, प्रोडक्ट इसके बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, रिफाइनिंग है, पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, तो वी आर हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप रिलायंस के रिफाइनिंग प्लांट को देखोगे, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनिंग प्लांट बना हुआ है।
ऑलराइट, तो रिफाइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे थ्राइव कर रही है। इसलिए अब देखोगे मैक्सिमम जो तेल खरीद के लाते हैं हम वेस्टर्न नेशन से लाते हैं, चाहे वो गल्फ से है, वेनेजुला से है, चाहे रशिया से है, इस तेल को क्योंकि हमारे वेस्टर्न पोर्ट्स में आता है, तो मैक्सिमम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज आपके पोर्ट साइड के ऊपर है या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। कुछ रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी हैं, वो इसलिए है ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचाई जा सके, यहाँ पे ही रिफाइन किया जाता है। और इसी रिफाइनिंग को प्रमोट करने के लिए हमने इतने हैवी पाइपलाइन के ऊपर पैसा खर्च किया है कि नाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम भी जो ट्रांसफर है वो रेदर देन रोड नेटवर्क के बजाय हम पाइपलाइंस के थ्रू भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सेफ है, कन्वीनियंट है, चीप है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और इन सारे कारण से आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट कर सकते हैं। किसी ऑब्सक्योर लोकेशन में अगर रिफाइनिंग होगी तो वहां पे रोजगार भी पैदा होगा। तो मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को कहीं पे सेटअप करने के लिए। जैसे हिमाचल के बद्दी रीजन में हमने जो इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया, तो वो इसीलिए स्टैब्लिश किया, ये नहीं था कि लोकेशन वाइज वो बेस्ट लोकेशन थी, वो इसलिए स्टैब्लिश किया क्योंकि हिमाचल के अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था। तो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा अट्रैक्ट करती है हैवी इंडस्ट्रीज को ताकि वहां रोजगार पैदा हो। ऐसे ही जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड के फुटहिल्स के अंदर जो सिडकुल वाला रीजन है, रुद्रपुर वाला रीजन है, जो हरिद्वार वाला रीजन है, वहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज दी गई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और वहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज का जो डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका है, अगर वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में लग रही है ताकि वहां पे लोकल लोगों को रोजगार पैदा मुहैया कराया जाए, इसलिए किया जाता है। तो पेट्रोलियम के अगर आप देखोगे वर्ल्ड में प्रोड्यूसर जो है वही सारे प्रोड्यूसर जो मैं बता चुका हूं, रशिया, कनाडा, यूएसए, लीबिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, नाइजीरिया, वेनेजुला, ये सारी लोकेशंस के ऊपर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है। इसी पेट्रोलियम प्रोडक्शन में जो लार्जेस्ट रिजर्व अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट रिजर्व जो है वेनेजुला का है, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर प्रोडक्शन देखी जाए कि कौन पैदा कर रहा है, मान लो मेरे पास 100 kg का गोल्ड का रिजर्व है, लेकिन मेरी प्रोडक्शन अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं सारा गोल्ड निकाल रहा हूं, मेरी प्रोडक्शन है मैं 4 किलो हर साल निकालता हूं। एक कंट्री है चाइना, उसके पास 70 kg का गोल्ड है, लेकिन वो 10 kg गोल्ड पर एनम निकाल रहा है, हर साल निकाल रहा है। तो इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके रिजर्व्स कम है। तो क्योंकि सऊदी अरेबिया की सारी इकोनॉमी पेट्रोलियम के ऊपर टिकी है, तो ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है क्योंकि ज्यादा बेचना चाहता है। वेनेजुला में यू विल सी द कैपिटल ऑफ वेनेजुला कैराकास, यहाँ पे देयर इज अ अनस्टेबल गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंट टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर, लोगों के अंदर अनरेस्ट है, जिसकी वजह से वेनेजुला के अंदर प्रोडक्शन हैम्पर हो रही है। बट द क्वालिटी ऑफ वेनेजुला पेट्रोलियम इज वेरी वेरी गुड। इंडिया पसंद करता है यहाँ से तेल खरीदना, लेकिन खरीद नहीं पाता है, ऑलराइट, क्योंकि इसके ऊपर आजकल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं। तो आपने करंट अफेयर के साथ जरूर रिलेट करना है। जैसे ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, वेनेजुला के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, तो हमारे पास पेट्रोलियम खरीदने के लिए कहीं है ही नहीं जगह, तो हम सऊदी अरेबिया के पास पहुंच रहे हैं, यूएई के पास पहुंच रहे हैं। इसलिए आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के पीएम का विजिट गल्फ नेशंस में बढ़ गया है, क्योंकि पेट्रोलियम सारी कंट्रीज इकोनॉमिकली ड्रिवन है, हमारे इंटरेस्ट परमानेंट है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन द इंटरनेशनल रिलेशन, जस्ट योर इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो अपने इंटरेस्ट को हम सर्व कर रहे हैं बाकी देशों से दोस्ती करके, क्योंकि वेनेजुला का तेल अच्छा है लेकिन उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, वहां पे इतना ज्यादा अनरेस्ट है। ईरान का तेल अच्छा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, लेकिन हम फिर भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। तो जिनके पास अच्छा पेट्रोलियम है, ज्यादा पेट्रोलियम है, उनके ऊपर सैंक्शंस है। और हम अपने एनर्जी को हमेशा डाइवर्सिफाई करेंगे, हम एक ही कंट्री से सारा तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कल को उसके साथ रिलेशंस खराब हो गए, किसी और कंट्री से वॉर हो गया, और मान लो चाइना से वॉर हो गया और चाइना के पास सऊदी अरेबिया बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारा सही सारा तेल आता सऊदी अरेबिया से, अगर वॉर हो गया चाइना सऊदी अरेबिया को कहेगा हिंदुस्तान को तेल देना बंद कर, तो हम तो वॉर पहले ही हार जाएंगे। तो हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पावर हमेशा बना के रखना होता है। अगर हमें तेल भी खरीदना है तो हम 10 दुकानों से खरीदेंगे, मींस हम 10 अलग अलग नेशन से खरीदेंगे, ताकि डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, ठीक, ताकि किसी एक के ऊपर डिपेंडेंसी ना बने। इससे हमारे, याद रखो, इंटरनेशनल रिलेशन में सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि वी आर सपोज टू बी सॉवरेन, हमारे को कोई ना बताए कि हम कैसे काम करें। इसलिए हमने अपने प्रेमबल के ऊपर सॉवरेनिटी सबसे पहले लिखा, मींस हमारे डिसीजन के पीछे केवल हमारा अधिकार है, कोई हमसे जबरदस्ती ये काम नहीं करवा सकता। तो सॉवरेन होने के लिए आपको समझदारी के साथ अपने ट्रेड को बैलेंस करना पड़ता है,
क्लियर। अगर अदरवाइज प्रोडक्शन में देखें तो रशिया भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है। आप देखोगे यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, लेकिन ये सारा ही डोमेस्टिक कंज्यूम कर लेता है, एक्सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यूएसए इज अ बिग नेशन हैविंग 33 करोड़ पॉपुलेशन, और जहां पे फ्यूल इनएफिशिएंट कार है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। यूएसए में पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि लोग सोचते नहीं एनर्जी को खर्च करने के लिए, क्योंकि यूएसए के पास तेल बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी यूएसए तेल को इंपोर्ट किया करता था। सच वॉज द डिमांड ऑफ पेट्रोलियम इन द इकोनॉमी ऑफ यूएस। तेल इंडिया की तरह लीटर्स में नहीं मिल रहा है, बैरन्स के अंदर तेल मिल रहा है, जो कि 4.25 लीटर के आसपास का होता है। तो मींस कि तेल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तेल बहुत सस्ता है, तो इसलिए वहां इनएफिशिएंसी आ जाती है तेल को लेके। इसलिए अगर जो कुछ यूएस मेड कार्स देखोगे, दे आर फ्यूल इनएफिशिएंट, क्योंकि उनके पीछे लॉजिक है ही नहीं फ्यूल रखने का। क्लियर। तो इस तरह से आप देखोगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ओपेक नेशन के बारे में जानना जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा। ये ऑयल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज हैं, जो इकोनॉमीज केवल तेल के ऊपर जिंदा है। उन इकोनॉमी ने अपना कार्टेल बनाया है। ये कार्टेल बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव है ताकि ये ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सके, ताकि आपस में इनकी सांठगांठ हो। जैसे हमारे मंडी के अंदर आड़ती करते हैं, ताकि सस्ते रेट में हमेशा मंडी में आड़ती किसान से खरीदते हैं, महंगे रेट में हम जैसे रिटेल कस्टमर को बेचते हैं। सेम ऐसे ही ओपेक नेशन है, इनको पता है आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल रहेगा तो बेस्ट प्राइस पे पेट्रोलियम को बेच पाएंगे। तो टू सर्व देयर इंटरेस्ट दे हैव क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला गया ओपेक, जिसके अंदर इस टाइम पे 16 नेशंस हैं, और ये नेशंस आपस में ही पेट्रोलियम के तेल को सेट करते हैं ताकि एक दूसरे का नुकसान ना कर बैठे। क्लियर। तो इस तरह से ये जो नेशंस हैं, जिसमें वेनेजुला है, सऊदी अरेबिया है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं, जो ऑलमोस्ट 50% सारी मार्केट को होल्ड करते हैं पेट्रोलियम की। फॉलोड बाय ईरान है, इराक है, ये भी बड़े प्रोड्यूसर हैं। कुवैत है, यूएई है, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इक्वेडर, ये सारे नेशंस 16 नेशंस हैं जिन्होंने मिलकर ओपेक को बनाया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ये देखिए वर्ल्ड में अगर रीजन वाइज, इट इज रीजन वाइज नॉट कंट्री वाइज। मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट आपको पता ही है, एशिया वाला जो पार्ट है, वेस्ट एशिया जिसको बोला जाता है, यहां पे 50% ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन है। कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सारे नेशन यही हैं, ओमान, बहरीन, सब यहीं पर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन है। फॉलोड बाय योर सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर अगर आपको पता होगा तो यहीं पे ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, वेनेजुला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए इज द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने बताया था यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम बहुत हाई है। क्लियर। लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक इसमें हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपके टॉपिक में गिवन नहीं है, हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। नेचुरल गैस का मतलब, नेचुरल गैस बहुत सारे प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार की। हम लोगों ने जो कवर करनी है, नेचुरल गैस का मतलब है जो नेचर हमें गैस दे रही है। सिंपल मतलब ये है। दो प्रकार की नेचुरल गैस है। कुछ नेचुरल गैस पहले से ही टैप की जा रही थी, आज कोई नई बात नहीं है। कुछ गैस है वो बिल्कुल रिसेंट गैस है, वो अलग गैस है। इन दोनों को मतलब समझना पड़ेगा। हर नेचुरल गैस के अंदर कॉम्पोजिशन, जैसे शेल गैस है, उसका कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है। कोल्ड बेड सीबीएम का कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है। गैस हाइड्रेट या मिथेन हाइड्रेट का कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है। टाइड सैंड गैस का कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है। तो हर गैस के अंदर उसके स्रोत पर डिपेंड करेगा उसका कॉम्पोजिशन क्या है। कन्वेंशनल नेचुरल गैस वो नेचुरल गैस है जो पहले भी मिला करती थी, आज भी मिल रही है। ये वाली कौन सी गैस है? ये हमेशा पेट्रोलियम के ऊपर रखी हुई मिलती थी। जो पेट्रोलियम के ऑयल फील्ड्स होते थे उनके ऊपर हमेशा गैस रखी होती थी। उस गैस को बोला जाता है कन्वेंशनल गैस, क्योंकि पहले से मिल रही है। अगर यूएसए में आज हमारे पास सीएनजी कार्स हैं, एलपीजी कार्स हैं, यूएसए में आज से 30 साल पहले ऐसी गैस आती थी। यूएसए में तो इनफैक्ट पेट्रोल को गैस ही बोला जाता था। अगर आप 70s की मूवीज देखोगे तो वो पेट्रोल की जगह बोलते थे कैन यू प्लीज फिल माई गैस। तो गैस वर्ड यूज होता था। गैस इसलिए होता था क्योंकि उन लोगों ने उस गैस को टैप करना सीख लिया था और वो उसी को बेच रहे थे। तो जैसे हमारे पास अगर आप कभी भी कोई टैक्सी करोगे तो उन्होंने सीएनजी के सिलेंडर्स लगाए हैं। तो सीएनजी इज नथिंग बट द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसे ही निकली है, उसको कंप्रेस करके डाल के सिलेंडर में आपको दिया जाता है। तो अगर आप सीएनजी के कभी फिलिंग स्टेशन में जाओगे तो वो नोजल से गैस को इंसर्ट करते हैं। बहुत हाई प्रेशर के अंदर होती है, इसलिए लिक्विड स्टेट के अंदर इंसर्ट की जाती है।
तो इस तरह की गैस को बोला जाता है कन्वेंशनल गैस, जो पेट्रोलियम के ऊपर रखी हुई मिलती है। दूसरी प्रकार की गैसेज है जो आजकल देखने को मिल रही है, इनमें से काफी सारी गैसेज ऐसी हैं जिनको अभी एक्सप्लॉइट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। मींस या तो वो टेक्नोलॉजी सेफ नहीं है, एक्सप्लोजन हो सकता है, लीकेज हो सकती है, या टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि गैस को निकाल के बाहर कैसे लाएं। क्योंकि पेट्रोल में तो क्या है कि अगर आप ड्रिल कर दोगे तो वो स्पिल करके निकल जाएगा, उसको आप पकड़ लोगे। लेकिन गैस में ड्रिल किया और वो स्पिल आउट हो गई, वो फेज आउट हो गई, तो आप पकड़ोगे कैसे? वो तो गैस है, तो वो लीक हो जाएगी। तो इसलिए गैस को टैप करना बहुत कठिन होता है, वो लीक आउट कर जाती है। क्लियर? तो नॉन कन्वेंशनल गैसेस के कई सारे एग्जांपल हैं, इसमें से एक एग्जांपल है कोल बेड मीथेन। ये कोयले के ऊपर रखी हुई गैस होती है। हिंदुस्तान में कोयले के रिजर्व बहुत ज्यादा है, सीबीएम हमारे पास बहुत ज्यादा है, बट वी डू नॉट हैव द राइट टेक्नोलॉजी टू टैप दिस सीबीएम। मैक्सिमम सीबीएम हमेशा कोल के ऊपर रखी हुई होती है, ये लीक हो जाती है, इसलिए हमारे कोयले की खान में बहुत ज्यादा आग लगती है, क्योंकि हमें इस गैस को टैप करना नहीं आता। कोयले के ऊपर सीबीएम रखी होती है और अगर थोड़ा सा भी चिंगारी लग गई तो आग लग जाएगी। तो हमें इस गैस को टैप करना अभी नहीं आता, वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी। एक गैस है जिसको बोला जाता है टाइट गैस। टाइट सैंड गैस इसलिए बोला जाता है, ये सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बहुत टाइटली पैक्ड होती है, टाइट सैंड गैस बोला जाता है। एक गैस है शेल गैस। इंडिया इज हैविंग रिजर्व्स ऑफ शेल गैसेस बट वी डू नॉट हैव द सेफ टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट इट। यूएसए हैज फाउंड शेल गैस इन एट इट्स होम, और ये इसको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है और पेट्रोलियम के ऊपर इसने अपनी डिमांड को मिनिमाइज कर दिया है। तो शेल गैस येट अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल गैस। एक गैस है जिसका नाम है मिथेन हाइड्रेट। ये मैंने आपको जीएस3 के केस में भी सारी गैसेस पढ़ाई हैं, नोट्स दिए हुए हैं। तो मिथेन हाइड्रेट येट अनदर एग्जांपल ऑफ अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस। तो ये नई टाइप की गैसेस हैं, इंडिया के पास है, लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है इनको पकड़ने की। तो हमारी टेक्नोलॉजी, जो सवाल आया था, एनर्जी या रिसोर्सेज विल बी डिफाइंड बाय द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर हैविंग। यूएसए के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो शेल गैस वेस्ट पड़ी हुई थी, आज टेक्नोलॉजी है तो दे कुड एबल टू एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर शेल गैस। क्लियर है? अगर हम देखेंगे नेचुरल गैस की तरफ हमें भागना क्यों पड़ रहा है, आप देखोगे नए नए प्रकार के एनर्जी के स्रोतों को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले जो हमारी डिमांड होती है वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। एक प्रकार के रिसोर्सेज पे कभी भी बैंक मत करो, डाइवर्सिफाई करते रहो। दूसरी बात है, डाइवर्सिफिकेशन के अलावा नेचुरल गैस को बहुत क्लीन सोर्स माना जाता है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन या पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन या पोल्यूशन का एमिशन नहीं होता। सल्फर, फ्लाई ऐश, ये सारी चीजें नहीं मिलती, तो मींस पोल्यूशन कम करती है, ग्रीन हाउस गैसेस कम छोड़ती है, पार्टिकुलेट मैटर कम छोड़ती है, तो क्लीन है। दूसरी बात है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको पता हो कि जो लोग सीएनजी भरवाते हैं तो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत हाई है, तो एफिशिएंसी बहुत हाई है, स्केलेबल है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया तो इसको बहुत बड़े स्केल पे उठाया जा सकता है, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कुछ एक इसके बेनिफिट है, इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे दुनिया का या हमारी कंट्री का रुझान नेचुरल गैस की तरफ ज्यादा हो गया। क्लियर है? देखिए ये है हमारी कन्वेंशनल नेचुरल गैस। ये देखिए ये ऑयल है, इस ऑयल के ऊपर रखी हुई ये कन्वेंशनल नेचुरल गैस है, इसी को बोल रहे हैं हम नेचुरल गैस, लेकिन ये कन्वेंशनल है, पहले भी मिला करती थी। दूसरी अनकन्वेंशनल है, देखो कोल बेड मिथेन, कोयले के ऊपर रखी है। एक अनकन्वेंशनल है टाइट गैस, देखो दो सेडिमेंट्री रॉक के बीच में रखी हुई है। तो कन्वेंशनल नेचुरल गैस हमेशा आपको पेट्रोलियम के ऊपर रखी हुई मिल जाएगी, आप उसको वहां से एक्सप्लॉइट कर सकते हो और पहले किया भी जाता था। कोल बेड मिथेन ये जो है अनकन्वेंशनल है। अगर आप देखोगे टाइट सैंड गैस अनकन्वेंशनल है। अगर आपको कहीं पे ऐसे ही शेल गैस रखी हुई मिलेगी तो वो भी अनकन्वेंशनल है। अगर दुनिया में शेल गैस के रिजर्व देखे जाए तो चाइना इज हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व, प्रूवन रिजर्व ऑफ शेल गैस, फॉलोड बाय आवर यूएसए, अर्जेंटीना, योर मैक्सिको सिटी, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, यही वो नेशन घुमा फिर के हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, तो शेल गैस भी इन्हीं के पास है। तो वर्ल्ड के मेजर रिसोर्सेज इन्हीं कंट्रीज के पास में सिचुएटेड है। यहाँ पे सेम मैप आपका, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शेल गैस, फॉलोड बाय योर यूएसए, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर हैविंग शेल गैस रिजर्व। हिंदुस्तान के पास भी शेल गैस के रिजर्व्स है। तो ये एक नए फॉर्मेट ऑफ एनर्जी है जिसको हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा लेफ्ट राइट आता है तो हमारे पास स्कोप होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। तो अगर आप देखोगे नेचुरल गैस, ये डेटा है नॉट शेल गैस बट नेचुरल गैस, क्योंकि मैंने बताया कि पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस, कन्वेंशनल नेचुरल गैस भी निकलती है। तो रशिया आपको पता ही है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है।
पूरा, अगर यूक्रेन रशिया क्राइसिस में भी देखोगे तो रशिया पे पूरे यूरोप की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर ठंड पड़ती है। ठंड को बर्दाश्त करने के लिए हर किसी के सिस्टम है, जैसे आप लोग एसी लगा लेते हैं, वो लोग क्या लगाते हैं कि अंदर ही कूलिंग सिस्टम है। हमारे घरों में सिंपल एसी होते हैं, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है वहां, और सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं होते। हमारी कंपनियों ने बड़े बड़े ऑफिस में, मॉल्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही इन नेशंस के अंदर सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम है। ये हीटिंग सिस्टम कैसे चलते हैं कि इन हीटिंग सिस्टम को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और पूरे यूरोप में जो मैक्सिमम एनर्जी बनती है वो गैस से कन्वर्ट करके एनर्जी को बनाया जाता है, रेदर देन पेट्रोल को नहीं चलाते। और गैस कहां से आती है? रशिया इनको गैस देता है। तो दीज यूरोपियन नेशंस आर डिपेंडिंग ऑन रशिया फॉर इट्स गैस, इसलिए ये रशिया से पंगा नहीं लेते, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशंस हैम्पर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो रशिया को देखा जाएगा तो नंबर 1 प्रोड्यूसर है, पेट्रोलियम में भी बहुत हाई प्रोडक्शन है, ऐसी नेचुरल गैस में प्रोडक्शन है। सेम गोज फॉर ईरान, सेम गोज फॉर कतर, यूनाइटेड स्टेट। तो नेचुरल गैस, शेल इटसेल्फ इज अ नेचुरल गैस। अगर यूएसए में पेट्रोलियम निकल रहा है तो वहां पे अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस भी निकल रही है, शेल गैस भी निकल रही है। तो ये वो चार्ट है जो आपके पास रिजर्व्स का चार्ट है, रिजर्व्स। लेकिन जब प्रोडक्शन की बारी आती है तो यूएसए सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यूएसए ने सारे पेट्रोलियम की डिमांड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर यूरोप में देखा जाए तो रशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि रशिया की एक्सपोर्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यूएसए इसकी डोमेस्टिक कंजप्शन करता है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। ईरान, कतर, ये सारे तो ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टिंग नेशंस ही आते हैं। क्लियर? चलो जी, लास्ट पार्ट ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी इज अवर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है? एज अ एनर्जी ही बात कर रहे, इसका हमारा जो रिलेशन है वो डिफेंस से नहीं देख रहे, इसको केवल एनर्जी प्रोडक्शन से देख रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग एनर्जी में क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर इज अ क्लीन एनर्जी, इसको याद रखना है। दूसरा, ये क्लीन एनर्जी के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है। थोड़ा सा फ्यूल आपकी बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, लेकिन कोयले के अंदर आपको बहुत सारा कोयला चाहिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। न्यूक्लियर के साथ ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा यूरेनियम मिल जाए तो आप बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो मींस एनर्जी प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बहुत कम होती है, पर यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बहुत सस्ती पड़ती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करना अपना कॉस्टली अफेयर होता है, बहुत तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो हैजार्ड क्रिएट हो जाता है, जैसा जापान में सेंडाई के अंदर हो गया था। फ्यूल के अंदर लीकेज हो गई या न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर लीकेज हो गई तो पूरा का पूरा शहर और शहर के शहर सैबोटाज हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियर के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 1/3 30% ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। काजाकिस्तान देखोगे तो अगर 13%, कनाडा 9%, साउथ अफ्रीका 6%, रशिया 9%, चाइना 5%। तो इसके अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। यूरेनियम की यहां पे हम बात करें, यूरेनियम प्रोडक्शन में ये सारे कंट्रीज जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। लेकिन एक और फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल निकला है जिसका नाम है थोरियम। थोरियम इंडिया की मोनाजाइट सैंड में मैं पढ़ा चुका हूं मिलता है, और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड एंड हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम। तो थोरियम एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल है। अभी हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पे थोरियम को यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन कई जगह पे थोरियम और प्लूटोनियम के प्लांट्स भी बन चुके हैं, पर्टिकुलरली इन यूएसए। तो इन फ्यूचर नए टाइप के प्लांट के लिए थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी है कि ये थोरियम हिंदुस्तान के अंदर मिलता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे रिजर्व देखे जाए तो घुमा फिरा के वही नेशंस आते हैं विच आर हैविंग रिजर्व्स। यूएसए है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, रशिया, टर्की के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर के थोरियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स। छोटा दायरा है, पहले भी आप रिसोर्सेज के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर भी पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको जीएस के अंदर इंडिया के रिसोर्सेज पढ़ाए वहां पर भी हम लोगों ने इनको देखा था। तो बहुत ज्यादा दायरा नहीं है। जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है वो टूवर्ड्स कंजर्वेशन या डिप्लीशन के ऊपर आते हैं, या इनसे रिलेटेड एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर आएंगे। तो वो मैं नेक्स्ट फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा। जो अभी आपके साथ फाइल शेयर है उसमें सिंपली रिसोर्सेज को डिफाइन किया गया। क्लियर? इसी के अंदर फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स को अगर आप देखोगे,
आपको पता है दुनिया में फॉरेस्ट दो ही जगह पे हैं, एक तो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आते हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, जहां जहां पे लो प्रेशर सिस्टम बनेंगे वहां फॉरेस्ट बनेंगे, रेनफॉल होगी, तो इक्वेटोरियल डोल्ड्रम रीजन में फॉरेस्ट बनेंगे। दूसरा फॉरेस्ट बनेंगे 60 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड नदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि साउथ में तो 60 डिग्री पे लैंड नहीं है। तो नॉर्थ के अंदर इस 60 डिग्री पे फॉरेस्ट बनेंगे, लेकिन नेचर ऑफ द फॉरेस्ट इज बोरियल फॉरेस्ट और वी विल से कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर अगर दुनिया में देखा जाए तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट साइबेरिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए रशिया इज हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, फॉलोड बाय ब्राजील। ब्राजील में आपको पता है अमेजन के फॉरेस्ट हैं, बहुत थिक फॉरेस्ट है, कैनोपी बहुत डेंस है, इसलिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे फॉरेस्ट अंडर एरिया है, फॉलोड बाय कनाडा। कनाडा में क्योंकि ये सारी कॉन्टिग्यूअस बेल्ट है, हमारी कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बेल्ट है, 60 डिग्री लैटिट्यूड है, तो कनाडा का बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट के अंडर है, यूएसए का एरिया फॉरेस्ट के अंडर है, चाइना का एरिया फॉरेस्ट के अंडर है, ऑस्ट्रेलिया का एरिया फॉरेस्ट के अंडर है। तो ये कुछ नेशंस हैं जहां पे अबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट कुड बी सीन। तो कॉन्टिग्यूअस बेल्ट कौन सी है? टेम्परेट बेल्ट है कॉनिफेरस की, और नीचे हमारे पास ट्रॉपिकल बेल्ट है जो इक्वेटर के आसपास है, चाहे वो सेंट्रल ऑफ द अफ्रीका है जिसमें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन्होंने दिखाया हुआ है। क्लियर? देखिए जो ये फॉरेस्ट की बेल्ट है, ये भी वो कॉन्टिग्यूअस बेल्ट जहां फॉरेस्ट है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, क्योंकि ये छोटे नेशन है तो पूरी दुनिया के एरिया वाइज इनका एरिया ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज देखे जाए कंट्रीज की तो परसेंटेज इज वेरी हाई। ऑलराइट, अगर ऐसे ही फॉरेस्ट देखा जाए, दीज आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, दीज आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ऐसे ही इंडोनेशिया वाले रीजन के अंदर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये कॉन्टिग्यूअस बेल्ट है 0 डिग्री के ऊपर, ये कॉन्टिग्यूअस बेल्ट है ऑलमोस्ट 60 डिग्री के ऊपर, लेकिन नेचर ऑफ द फॉरेस्ट इज टेम्परेट हेयर नेचर ऑफ द फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल। तो फॉरेस्ट एज अ बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी सिग्निफिकेंस को देखा जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगों की डिपेंडेंसी है, ट्राइबल्स हैं, लोग अपने फ्यूल वुड के लिए, फायर वुड के लिए, लकड़ी इकट्ठी करने के लिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए ट्राइबल्स इनके अंदर रहते हैं। तो ऑलमोस्ट दुनिया में अगर 8 बिलियन के अराउंड पॉपुलेशन है, 7.2 बिलियन इज द पॉपुलेशन साइज, अराउंड 2 बिलियन फॉरेस्ट पीपल आर रिलाइंग ऑन दिस फॉरेस्ट। तो बहुत बड़ी आबादी है जो फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर करती है, बहुत बड़ी आबादी है 1.6 बिलियन जो फॉरेस्ट के ऊपर लाइवलीहुड, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, चाहे वो टिम्बर के लिए है, चाहे वो खाना खाने के लिए है, चाहे किसी भी वजह से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो 1.6 बिलियन पीपल, ये जो डेटा है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, बहुत रिलायबल डेटा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये डेटा है। तो ये डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है कि डेटा आपके सटीक होने चाहिए, ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स से आए होने चाहिए। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट में नेक्स्ट देखते हैं तो फॉरेस्ट बहुत सारे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के काम करता है, जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस को फिक्स करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन सिंकिंग का काम करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, तो ये भी फॉरेस्ट का काम है। फॉरेस्ट का काम है ये बायोमास क्रिएट करता है, फॉरेस्ट का काम है, फॉरेस्ट है तो वाटर है, बारिशें ज्यादा हैं, तभी अगर आप 1-2 जनरेशन पुराने लोगों से पूछो तो वो कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द क्वांटम ऑफ द रेनफॉल हैज डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली, क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम हो गया। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि बारिशों के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अगर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोलोगे तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए वी नीड फॉरेस्ट फॉर टेक्निकल वर्ड देखो, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए भी आपको फॉरेस्ट की जरूरत है। वाटरशेड मींस आप एफॉरेस्टेशन करोगे, ज्यादा बारिश होगी तो सॉइल इरोजन, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल इरोजन कम होगा, सॉइल इरोजन कम होगा तो इन फ्यूचर ड्राउट और फ्लड्स का रिलेशन मैंने बताया हुआ है, सॉइल के साथ ड्राउट और फ्लड का रिलेशन है, फॉरेस्ट के साथ ड्राउट और फ्लड का रिलेशन है, तो डिजास्टर भी कम आया करेंगे। अगर फॉरेस्ट हैं तो इतने सारे वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट मिल रहा है रहने के लिए, तो ये एक इकोसिस्टम की सर्विस दे रहा है। तो फॉरेस्ट बहुत सारे प्रकार की सिग्निफिकेंस रखते हैं, सर्विसेज देते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल है, चाहे वो इकोसिस्टम है, चाहे वो इकोनॉमिक है। क्लियर? तो ये सारी सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट की। अगर पूछा जाए डिफॉरेस्टेशन के क्या नुकसान है, तो ये सारे नुकसान है कि लोगों को ये सारी सर्विसेज नहीं मिलेगी। कंजर्वेशन किया जाए तो मैंने ग्लोबल कंजर्वेशन के एफर्ट्स आपके नोट्स में डाले हैं, चाहे वो IUCN द्वारा कंजर्वेशन के एफर्ट है ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स करने के लिए, जो वन ऑफ द इफेक्ट कंजर्वेशन का हमने तरीका लिया है कि रीजनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट पे ध्यान है, एफॉरेस्टेशन के ऊपर ध्यान है, सिल्वी कल्चर के ऊपर ध्यान है। हर कंट्री को बोला गया है कि वो 33% एरिया अंडर फॉरेस्ट मिनिमम रखा जाए ताकि पूरे दुनिया के एनवायरमेंट को बचाया जा सके, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं मानता है, एनवायरमेंट पूरे अर्थ का एक कंसोलिडेटेड एनवायरमेंट एग्जिस्ट करता है।
क्लियर? तो इस तरह से हम फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस को देखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। चीजें सरल हैं, सीधी हैं, पहले की पढ़ी हुई हैं, बस हमने नोट्स में ऑप्शनल लेवल पे चीजों को उठाना होता है, दैट्स इट। अदरवाइज कॉन्सेप्ट के लेवल में ये बड़ा ही थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअली हैवी नहीं है। क्लियर? इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वो इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर करेंगे। देन वी विल मूव टू द सेटलमेंट ज्योग्राफी, और जिसमें हम वर्ल्ड की सेटलमेंट ज्योग्राफी करेंगे। वहां पे आपका सारा पेपर 1 जो है वाइंड अप हो जाएगा। देन वी विल मूव टू द रिमेनिंग एस्पेक्ट ऑफ द पेपर 2, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें मेजरली 3 चैप्टर हैं। एक हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, दूसरा एग्रीकल्चर करना है, रिसोर्सेज मैं आपको पहले ही करवा दूंगा, लास्ट इज हिमाचल का क्लाइमेट, हिमाचल का एग्रीकल्चर, हिमाचल का फॉरेस्ट्री, हिमाचल का इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सब आपने जीएस लेवल पे ही करना है, कुछ ऑप्शनल लेवल पे अलग फ्लेवर नहीं है इसमें। तो वही सारी चीजें जो जीएस 1 और 3 का पार्ट है हिमाचल के अंदर, 1 के अंदर क्योंकि हिमाचल की ज्योग्राफी है, 3 के अंदर हिमाचल की इकोनॉमी है, चाहे वो रिसोर्सेज है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, वो सब आपका ऑलरेडी जीएस 3 के अंदर मैंने खुद ही कवर करवाए हुए डिटेल नोट्स दिए, वही नोट्स यहाँ ऑप्शनल में काम आएंगे। ऑलराइट, बस मैं उनको कंसोलिडेट करके एक चैप्टर की फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। क्लियर है? ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।